नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। आज स्टैटिक जीके का पार्ट 3 करवाएंगे हम, जो कि पार्ट 2 स्टैटिक जीके की जिस श्रृंखला जो मैंने चलाई है पार्ट 5 पार्ट की, उसमें से पार्ट 2 पहले ही अपलोड हो चुके हैं और आप लोग सभी देख चुके हैं। उस पार्ट 5 पार्टों की श्रृंखला का आज अगला पार्ट है पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे 50 बेहतरीन प्रश्नों का संकलन, जिसकी जो व्याख्या होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आने हैं वो जो मैं पार्ट 5 करवाऊंगा उससे ही आने हैं। और आज के इस पार्ट में सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन किया गया है, जिसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय, उनके अध्यक्ष और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी सम्मिलित किए गए हैं। और जो भी स्टैटिक जीके के बाकी कुछ टॉपिक हैं जो आपके बचे हुए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं पूरी स्टैटिक जीके ख़त्म कर दूंगा। तो आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय, उनके अध्यक्ष, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी शामिल किए गए हैं। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन से लेके अंतिम क्वेश्चन तक एक एक प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि हर प्रश्न एग्ज़ाम में आने लायक है। इसलिए आप एक क्वेश्चन भी मिस ना करें और अंत तक ज़रूर बने रहें और अच्छे से देखें और नोट करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्वेश्चन के बारे में जो अभी हाल ही में ताज़ा करंट अफेयर चल रही है उसके बारे में भी रिलेट करेंगे इसे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहला योग विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ। तो आप सभी को बताना है कि जो भारत में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो किस राज्य में स्थापित हुआ था। ए ऑप्शन है आपका बिहार राज्य, बी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका उत्तराखंड। तो आप सभी बताएंगे, तब तक मैं बताता हूँ। जो ये भारत का पहला योग विश्वविद्यालय है ये सन 1964 में स्थापित हुआ था, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे आपसे कि ये तो भारत का है, अगर भारत के बाहर पूछे तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था यूएसए में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और यूएसए में कहाँ पर, यूएसए का एक शहर है लॉस एंजलस, यहाँ पर स्थापित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, लॉस एंजल्स में। तो इसमें पूछा है कि भारत में पहला योग विश्वविद्यालय कब स्थापित, किस राज्य में स्थापित हुआ था। वो स्थापित हुआ था आपका बिहार राज्य में। ए ऑप्शन आपका सही है। बिहार स्कूल ऑफ योगा नाम से भारत का पहला योग विश्वविद्यालय सन 1964 में स्थापित हुआ था। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप के बारे में पूछा गया है, तो किस महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है आपका प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है आपका हिंद महासागर और डी ऑप्शन है आपका आर्कटिक महासागर। तो हवाई द्वीप के बारे में बताना है आप सभी को, किस महाद्वीप में स्थित है, किस महासागर में। तो हवाई द्वीप के बारे में बात करें तो हवाई द्वीप पर किस देश का कब्जा है, तो वो है आपका यूएसए का कब्जा। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। और हवाई द्वीप को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, तो इसका प्राचीन नाम है सैंडविच द्वीप। ये भी आपको याद रखना है, इसे सैंडविच द्वीप के नाम से भी जानते हैं हवाई द्वीप को। और इस हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है किलायू। ये भी याद रखना है, जो किलायू ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप पर ही स्थित है। और इसके बारे में क्या याद रखना है, और इसे कहते हैं हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा। ये भी आपको याद रखना है। प्रशांत महासागर का चौराहा, चूंकि इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है प्रशांत महासागर में स्थित। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है हवाई द्वीप के बारे में। अगर क्वेश्चन आया यहाँ से तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% हमारी गारंटी है आपसे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है
कि भारत की संघीय बजट को सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत किसने किया। जो भारत का संघीय बजट है उसे सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत करने वाले मंत्री कौन थे, उसका नाम बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका पी चिदम्बरम, बी ऑप्शन है आपका मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन है आपका मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन है आपका चरण सिंह। तो बताना है आप सभी को। तब तक मैं बताता हूँ, जो भारत का संघीय बजट है, संघीय बजट सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया था, तो ये किया गया था सर 1860 ईस्वी में। और सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जेम्स विल्सन ने। ये भी आपको याद रखना है, जेम्स विल्सन ने। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का संघीय बजट सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था जेम्स विल्सन ने। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बार प्रस्तुत करने की, तो वो किया था मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार भारत का संघीय बजट प्रस्तुत किया। ये भी आपको याद रखना है, कितनी बार, 10 बार। अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह की, तो ये सन 1991 में एलपीजी मॉडल लेकर आए थे। कौन सा मॉडल, एलपीजी। एलपीजी ये कौन सा मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो एमराल्ड द्वीप समूह के बारे में आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप, बी ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार, सी ऑप्शन है आपका व्हीलर द्वीप और डी ऑप्शन है आपका दमन द्वीप। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो इसे कोरल द्वीप कहते हैं। कोरल द्वीप, कोरल द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रवाल से बना है। जो प्रवाल वित्ती होती है समुद्र में, प्रवाल वित्ती से बना है, इसे कोरल या मूंगा द्वीप भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिए। अगर व्हीलर द्वीप की बात करें तो इसका हाल ही में नया नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, वो कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज किया गया है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। इसे ही एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में क्या और याद रखना है, तो इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल थी। उस जेल का नाम क्या था, तो उस जेल का नाम था सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। जब भारत में काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो उस इंसान को, जिस इंसान को काले पानी की सज़ा दी जाती थी, उसे अंडमान निकोबार की इस सेल्यूलर जेल में ही छोड़ दिया जाता था। और ये कहाँ पर है, तो ये है बंगाल की खाड़ी में। ये भी याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार के बारे में और एक बात याद रखनी है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है ये सैडल पीक। सैडल पीक चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 4 ऑप्शंस की व्याख्या मिलती है। और आज से आपके जो एग्ज़ाम में समय बचा है वो कुल 8 दिन बचे हैं। 9वें दिन आपका पेपर है, और 8 दिन में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये जो समय है यही आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। और इसमें जो आप पढ़ेंगे वो आपको इतनी जल्दी तो नहीं भूलेंगे, इसलिए यही याद रहने वाला है। तो आप ऐसी वीडियो देखिए जिससे आपका सब कुछ कंप्लीट होता हो। मैं इस एक वीडियो में आपके कम से कम 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन ज़रूर आपके 50 हैं, लेकिन उस 50 से जो आपके चारों ऑप्शन की व्याख्या होती है, उन व्याख्या में आपके कम से कम 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन से ही देख लीजिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, वो सारी की एग्ज़ाम में पूछने लायक है और पूछी भी जाती है, कई बार पूछी भी जा चुकी है। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत अच्छा है और आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है। मेरुदंड का मतलब क्या है यहाँ सर, मेरुदंड का मतलब है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं वो आपको बताना है। अब जैसे इंसान की बात कर लें,
अगर हम लोग हैं, हम लोगों में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो हम लोग ना चल सकेंगे, ना उठ सकेंगे, ना बैठ सकेंगे। तो वही मेरुदंड कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य या मुख्य चीज़ है वो क्या है, मेरुदंड। मतलब उसके बिना भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो ही नहीं कर सकती, वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका कृषि, बी ऑप्शन है आपका उद्योग, सी ऑप्शन है आपका सेवा क्षेत्र और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपकी कृषि को। कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। और अगर अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान पूछें तो ये है लगभग 18%। और उसके बाद अगर उद्योग क्षेत्र, ये इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, द्वितीयक क्षेत्र। और कृषि को क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र है, इसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान इसी तृतीयक क्षेत्र का है जो कि 53% है। और उद्योग क्षेत्र का योगदान लगभग 27 से 28% है। ये भी आपको याद रखना है कि उद्योग क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 27 से 28%, कृषि क्षेत्र का योगदान 17 से 18% और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा 53% है। इसी सेवा क्षेत्र को ही हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप का विस्तार चारों गोलार्धों में, गोलार्धों, यहाँ गोलार्धों गलत लिखा है, टाइपिंग एरर है, गोलार्धों में है। तो चारों गोलार्धों में किस महाद्वीप का विस्तार है तो वो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका अफ्रीका महाद्वीप, बी ऑप्शन है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, सी ऑप्शन है आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और डी ऑप्शन है आपका यूरोप महाद्वीप। अगर मैं चारों गोलार्धों की बात करूं तो जिस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा के ऊपर वाला भाग हो गया नॉर्थ और नीचे वाला भाग हो गया साउथ। तो विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भी गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है। यूरोप महाद्वीप से आपकी कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और ना ही अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई भी रेखा गुजरती है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से एक और रेखा गुजरती है जो कि है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर के जो इस साइड की जगह हो जाएगी तो वो हो जाएगी ईस्ट यानी पूरब, और इस साइड हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम। तो ये अफ्रीका महाद्वीप से 0 डिग्री देशांतर जो निकलती है इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल इसे कहते हैं। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, और ये आपस में जो मिलती हैं ये अटलांटिक महासागर में मिलती हैं, अटलांटिक महासागर में। ये भी आपको याद रखना है, अटलांटिक महासागर में आपस में मिलती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप जो कि चारों गोलार्धों में स्थित है। एक बात और यहाँ से याद रखनी है, इस अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं जो कि हैं विषुवत रेखा हो गई पहली 0 डिग्री अक्षांश, एक हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक बात और आपको याद रखनी है कि इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसे अंध महासागर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, अंध महासागर। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैंने पिछले अपने प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है आपके एग्ज़ाम तक जो चलेगी, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि अंध महासागर किसे कहते हैं, तो वो अटलांटिक महासागर को कहते हैं। यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ऐसे प्रश्न मैं क्यों लेता हूँ? ऐसे प्रश्न इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको एक प्रश्न से चारों ऑप्शंस की और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैटर आपको मिल सके, जितना इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मैटर मैं आपको दे सकूं, तो वो ऐसे प्रश्न लेते हैं। और ऐसे प्रश्न आज के इस वीडियो में कई ज़्यादा हैं जो कि आपको कंप्लीट टॉपिक की जानकारी देंगे।
तो ऐसे प्रश्न से डरिए मत, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से हमें जानकारी मिलती है और हमारा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिलता है और कम समय से ज़्यादा अच्छी तैयारी होती थी। तो ऐसे प्रश्न आज के इस वीडियो में 50 प्रश्नों में से लगभग 10 से 15 प्रश्न हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ से आपका जहाँ से आपको फ़ायदा हो वहाँ से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्रॉस करना है और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होना है। हमारा एकमात्र यही लक्ष्य है, इसीलिए आपको इतने अच्छे अच्छे प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें स्टैटिक जीके का संपूर्ण कवर अप किया गया है इन 5 पार्टों में। ये जो कि आज तीसरा पार्ट है, इन 5 पार्टों में पूरी स्टैटिक जीके आपकी समाप्त कर दूंगा, जिससे भी आपकी जो 10 में 10 नंबर आएंगे, 10 में 10 नंबर, जो 10 नंबर की स्टैटिक जीके है उसमें पूरे के पूरे नंबर आने के चांस हैं। इसलिए 5 पार्ट कीजिए और हर वीडियो अंत तक देखिए और नोट कीजिए अच्छे तरीके से। तो इस प्रश्न के बारे में चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें दिया रखा है, एक तरफ है ये महाद्वीप, एक तरफ महाद्वीप है, एक तरफ है उस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। जी सर, बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 8,848.86 मीटर। अगर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट मैकिनले इसमें दिया है, वो भी सही है। इस माउंट मैकिनले का एक नया नाम चेंज करके किया गया है, वो किया है माउंट डेनाली। अगर आपको माउंट मैकिनले ना मिले तो माउंट डेनाली भी मिल सकता है, जो कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो माउंट कॉस्मोइस्को, बिल्कुल सही है सर, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी सही हैं। इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप की माउंट मैकिनले। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ की भी याद रखिए, दक्षिण अमेरिका की कौन सी चोटी सर्वोच्च चोटी है? तो वो है सर एकांकगुआ। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। आपके जो UPSSC के जो आगे की परीक्षाएं हैं उसमें कई बार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकगुआ पूछी जा चुकी है, इसलिए इसे याद रखिए। अगर मैं बात करता हूँ यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? वो भी आप बताइए। यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ से आपके सभी महाद्वीपों की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सर्वोच्च चोटी से, वो सारे आपके एक ही प्रश्न से कवर अप हो गए हैं। यूरोप महाद्वीप की माउंट एल्ब्रुस याद रखिए आप, सर्वोच्च चोटी है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि उकाई व काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी, बी ऑप्शन है आपका ताप्ती नदी, सी ऑप्शन है आपका रावी नदी, डी ऑप्शन है आपका व्यास नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उकाई और काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। उकाई व काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। रावी नदी की बात करें तो इस पर थीन डैम है, मैं कई बार बता चुका हूँ, 3 से 4 बार, ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। व्यास नदी पर व्यास परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी की बात करें तो इंदिरा सागर परियोजना इस नदी पर है, इंदिरा सागर परियोजना, ये याद रखना है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि पंबन द्वीप किस राज्य के समीप स्थित है? तो पंबन द्वीप बताना है आपको कि किस राज्य के समीप स्थित है। ए ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आपका उड़ीसा, सी ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है आपका केरल। तो इसका सही आंसर बताइएगा। अगर मैं इसमें बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जी कौन सा है? तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप, ये भी याद रखना है। व्हीलर द्वीप का हाल ही में नाम चेंज होकर क्या हो गया है, वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। पिछले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है। अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो यहाँ कौन सा द्वीप है? तो यहाँ है न्यू मूर द्वीप, न्यू मूरे द्वीप, ये भी आपको याद रखना है। ये या है यहाँ पर न्यू मूरे द्वीप, पश्चिम बंगाल से याद रखना है।
अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल में कौन सा द्वीप है, तो केरल में आपका वेलिंगटन द्वीप है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सीधे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको कोई भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो 100% श्योर इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी। गलत इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। जितने भी टीचर्स हैं अपने चैनल के, आपको और यहाँ से इसकी बात करें इसके आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में पंबन द्वीप आपका स्थित है, जो कि समुद्र में है, तमिलनाडु के पास ही स्थित है, इसलिए तमिलनाडु राज्य ही बोला जाता है। यहाँ से याद रखिए। और व्हीलर द्वीप भी याद रखिए, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में न्यू मोरे द्वीप और केरल में वेलिंगटन द्वीप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। ये प्रश्न मैं 2 बार पहले ही करा चुका हूँ, तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका असम, बी ऑप्शन है आपका मेघालय, सी ऑप्शन है आपका मणिपुर और डी ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं आप सभी। तो मैं बता दूं, बांग्लादेश से जो भारत के सीमा लगने वाले राज्य हैं वो कितने हैं, तो बांग्लादेश से सीमा वाले राज्य हैं 5। ये आपको याद रखना है। 5 राज्य भारत के बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। 4 राज्य कौन लगाते हैं, जो 8वीं अनुसूची में हैं। जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ त्रिपुरा भी होगा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अब पूर्वोत्तर के राज्य कौन से बचे हैं, वो बचे हैं मणिपुर और नागालैंड। मणिपुर और नागालैंड जो सीमा बनाते हैं वो बनाते हैं आपके म्यांमार से। तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, भूटान के बारे में और याद रखना है। भूटान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान से बनाते हैं 4 राज्य सीमा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 4 राज्य, कौन कौन से 4 राज्य हैं भूटान से, तो एक है आपका सिक्किम, दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा है आपका असम, ये भी याद रखना है, असम, और चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखना है कि भूटान से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके भारत के पड़ोसी देशों से पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए ये याद रखिए, जो कि मैंने पहली स्टैटिक जीके की जो पहली वीडियो थी उसमें भारत के पड़ोसी देश इतने अच्छे तरीके से कराए हैं, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे इतने अच्छे तरीके से कहीं नहीं मिलेंगे। आप ज़रूर देखिए अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी है, और अगर आपने देखी है, अगर आपको याद नहीं है तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर बनेंगे, और इस वीडियो से भी 2-3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का कलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, और उसकी जो व्याख्या मैंने करवाई है वो व्याख्या मैं अच्छे तरीके से करवाऊँगा, जिससे क्वेश्चन आपके सीधे तौर पर बनेंगे। इसीलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो लुसाई पहाड़ी के बारे में बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका नागालैंड, बी ऑप्शन है आपका मणिपुर, सी ऑप्शन है आपका मिजोरम और डी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर कीजिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, लुसाई पहाड़ी की, तो ये किस राज्य में स्थित है आप सभी बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। जो लुसाई पहाड़ी है आपकी वो मिजोरम में स्थित है। अगर मैं 2 पहाड़ियाँ और हैं पूर्वोत्तर में जो पूछी जाती हैं, एक है मिकिर और दूसरी क्या है, दूसरी है रेंगमा। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये भी पूछी जाती हैं। तो ये दोनों जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी असम राज्य में स्थित हैं। असम आपको याद रखना है। अगर एक यहाँ से और पूछी जाती है जो पहाड़ी है, वो है आपकी पंचमलाई पहाड़ी। पंचमलाई पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है, तमिलनाडु में। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है।
चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा किस देश में स्थित है। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये सभी भारत के पड़ोसी देश दे रखे हैं, ईरान और तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। ये भारत से थोड़े दूर हैं, लेकिन ए ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बी ऑप्शन है आपका अफ़गानिस्तान, सी ऑप्शन है आपका ईरान और डी ऑप्शन है आपका तुर्कमेनिस्तान। तो खैबर दर्रे की बात की गई है कि किस देश में स्थित है, तो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में कौन सा दर्रा स्थित है? तो ये है बेलन दर्रा। बेलन दर्रा जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान का ये भी कब्जा है बलूचिस्तान पर। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया था, तो बलूचिस्तान में ये बेलन दर्रा है। अगर बात खैबर दर्रे की करूं, तो खैबर दर्रा है आपका अफ़गानिस्तान में। और इस खैबर दर्रे से होकर ही भारत में कौन सा बादशाह आया था जिसने भारत पर राज्य किया और भारत पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की? तो वो था बाबर। बाबर खैबर दर्रे को पार कर कर ही भारत में प्रवेश किया था और भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ये है तेहरान, क्योंकि राजधानी और देश से भी आपका जो टॉपिक में दिया रखा है सिलेबस में वो भी है। और तुर्कमेनिस्तान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये है एशगाबाद। ये भी आपको याद रखना है, एशगाबाद। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन माना जाता है? ए ऑप्शन है आपका लिग्नाइट कोयला, बी ऑप्शन का है बिटमिन्स कोयला, सी ऑप्शन है आपका पीट कोयला और डी ऑप्शन है आपका एंथ्रासाइट कोयला। कोयले की अगर बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है, जो कि यहाँ दिया रखा है। ये 4 प्रकार कोयले के हैं। और अगर कोयले की सर्वोच्च दहन क्षमता के हिसाब से कोयले की मापन की जाती है, तो सर्वोच्च कोयला कौन सा होता है? तो फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका एंथ्रासाइट। सॉरी, इसे इरेज कर देते हैं। सर्वोच्च कोयला कौन सा होगा आपका? वो होगा आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। फिर आएगा आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट। फिर आपका आएगा बिटमिन्स। 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 फिर आएगा आपका पीट कोयला। पीट कोयला। सॉरी, यहाँ पे लिग्नाइट नहीं होगा, यहाँ पे लिग्नाइट हो जाएगा तीसरे नंबर पर। ये कितने नंबर पर है? तीसरे पर। और दूसरे पर हो जाएगा आपका बिटमिन्स और चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका पीट कोयला। तो सर्वोच्च दहन क्षमता के हिसाब से सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पर आपका बिटमिन्स कोयला और तीसरे नंबर पर आपका लिग्नाइट कोयला और चौथे नंबर पर आपका पीट कोयला। यहाँ से याद रखना है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ी किस पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा हैं? तो गारो, खासी जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में हैं? सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और रटने वाला भी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका नागालैंड, बी ऑप्शन है आपका मेघालय, सी ऑप्शन है आपका मणिपुर और डी ऑप्शन है आपका मिजोरम। तो अगर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों की बात करें तो ये किसका हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसका ही हिस्सा है जो गारो, खासी, जयंतिया, या इसे कहते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? जो आपके सिलेबस में खेल, ट्रॉफी और कप दिए रखे हैं उससे लिया गया है, जिससे यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे कंप्लीट करा लूँगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा जो खेल और ट्रॉफी दे रखी हैं। तो मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका लॉन टेनिस, बी ऑप्शन है आपका हॉकी, सी ऑप्शन है आपका गोल्फ और डी ऑप्शन है आपका बैडमिंटन।
अगर मैं बात करूं हॉकी की, तो हॉकी से कौन सा कप संबंधित है, बताइए आप सभी। तो हॉकी से है अजलान शाह कप, ये याद रखिए, अजलान शाह कप। अगर मैं बात करूं गोल्फ की, तो गोल्फ से क्या संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, राइडर कप, और एक और है आपका वॉकर कप। ये भी आपको याद रखना है, राइडर कप और वॉकर कप किससे संबंधित हैं, तो वो आपके गोल्फ से संबंधित हो जाएंगे। अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं, तो बैडमिंटन से कौन से कप संबंधित हैं, तो ये हैं आपके थॉमस कप, थॉमस कप व उबेर कप। इस बार का थॉमस कप भी किसने जीता है, अपने भारत ने जीता है। किसे हराकर, इंडोनेशिया को हराकर भारत ने आपने जीता है, और इंडोनेशिया को हराकर। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इस बार का थॉमस कप किसने जीता। और जो मर्सिडीज़ कप है ये संबंधित है आपके लॉन टेनिस से। लॉन टेनिस से आपके दो कप और संबंधित हैं। वो दो कप कौन से हैं, तो वो हैं एक हाफमैन कप, हाफमैन कप। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है सर फेडरेशन कप, फेडरेशन कप। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि जो फेडरेशन कप और हाफमैन कप हैं ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित हैं, ये याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉन टेनिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस खनिज को जुड़वां खनिज के नाम से जाना जाता है, या किस खनिज को जुड़वां खनिज कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका कॉपर और टिन, बी ऑप्शन है आपका कॉपर और जिंक, सी ऑप्शन है आपका सीसा और जस्ता, और डी ऑप्शन है आपका सीसा और टिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को में शामिल सबसे नवीन भारतीय स्थल क्या है। यूनेस्को की जो साइटें होती हैं, यूनेस्को जिसे नवीन स्थल शामिल करती है उसमें बात कर रही है। तो भारत में यूनेस्को के सर्वाधिक स्थल भारत में कितने हैं, तो भारत में यूनेस्को के 12 स्थल सम्मिलित हैं। और टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं, तो वो हैं आपके 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इन 18 में से 12 यूनेस्को में शामिल हैं, और 12 में से जो सबसे नवीन है, जो 12वां है, वो कौन सा है, वो पूछा है आपसे। ए ऑप्शन है आपका पंचमढ़ी, बी ऑप्शन है आपका पन्ना, सी ऑप्शन है आपका नीलगिरी, और डी ऑप्शन है आपका अन्नामलाई। अगर बात करूं नीलगिरी की, तो ये 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, जो कि प्रथम भारतीय स्थल था। ये भी आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय स्थल पूछे अगर तो नीलगिरी हो जाएगा। ये कब शामिल हुआ, तो 1986 में। और अगर नवीन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पन्ना, जो कि कहाँ पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है सर। तो यहाँ से पन्ना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन है आपका बंदरगाहों से, बी ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है राजमार्गों से, बी ऑप्शन है बंदरगाहों से, सी ऑप्शन है आपका रेलवे से, और डी ऑप्शन है अनुसंधान से। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमार्गों से। ये भारतमाला परियोजना है क्या, ये भारत को जोड़ने वाली परियोजना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो शहर हैं भारत के, वो राजमार्गों से जोड़े जा सकें, जिससे शहर और गांव में जाने के लिए यातायात के साधन विकसित हो सकें, और गांव के आम आदमी को शहरों से सीधा जोड़ा जा सके, जिससे उसी गांव की जो भी उसकी इनकम होती है, कृषि से संबंधित उत्पाद होते हैं, वो शहरों में जाके अपना बेच सके। इसीलिए भारतमाला परियोजना चलाई गई है, जो कि राजमार्गों से है, और इसे शहरों को शहरों से और शहरों को गांव से जोड़ने से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके एग्ज़ाम में केवल 8 दिन बचे हैं, इसलिए इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए जिससे आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस से जितना भी जुड़े टॉपिक हैं वो कोई भी छूट ना पाएँ। आपके चैनल पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है,
उसके बाद 8 बजे आपको मैथ की क्लास मिलती है, फिर आपको मॉडल पेपर मिलता है, फिर जीएस का कंप्लीट मॉडल पेपर मेरा मिलता है, एक अनमोल सर भी मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो आप जितनी भी आपकी इस चैनल पर क्लासें हैं वो आप ज़रूर अटेंड करें और एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि आपने एक क्लास मिस की तो मतलब ये है कि आपने 2 से 3 नंबर आपने मिस कर दिए, क्योंकि हर एक क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए चुनकर लाए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में फंसने लायक हैं और सीधे छपेंगे आपकी इन्हीं जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं इन्हीं से आपके सीधे एग्ज़ाम पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। इसलिए ध्यान से और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो ए ऑप्शन है आपका 9, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 8 और डी ऑप्शन है आपका 7। अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो ये हैं भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में स्थित हैं। इसमें से आपको याद रखना है जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है आपका तारापुर, ये किस राज्य में स्थित है आप सभी बताइएगा। दूसरा है आपका कुंडनकुलम, ये भी याद रखिए। जो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक हो गया आपका कुंडनकुलम, एक हो गया आपका कलपक्कम, ये किस राज्य में स्थित हैं ये भी आपको बताना है। और एक हो गया आपका नरौरा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, नरौरा। दूसरा हो गया आपका रावतवाटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, रावतवाटा। एक है आपका कैगा और एक है आपका काकरापारा। तो ये आपके 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, गिन भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रावतवाटा है जो कि कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। नरौरा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा की बात करें तो ये कर्नाटक में है, ये भी याद रखिए। काकरापारा की बात करें तो ये गुजरात में है। और कलपक्कम और कुंडनकुलम की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है आपके तमिलनाडु में, ये भी याद रखिए। और तारापुर कहाँ पर है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। यहाँ से याद रखिए क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 7 को भी याद रखना है और कितने हैं और कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि उगादि त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। उगादि त्यौहार के बारे में पूछा है। ए ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है आपका केरल, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है नागालैंड। अगर उगादि की बात करें तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। उगादि जो त्यौहार है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। यहीं से जुड़ी एक और याद रखना है आपको, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ क्या मनाया जाता है, यहाँ गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुड़ी पड़वा त्यौहार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ केरल की तो केरल में क्या मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है ओणम और एक और मनाया जाता है वो है बिशु, जो कि मैं दोनों ही अपने जीके के मॉडल पेपर में बता चुका हूँ आपको, इम्पोर्टेंट हैं इसलिए दोबारा फिर बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप एक बार में याद नहीं होती, तो मैं दोबारा उन्हें करवा देता हूँ। अगर बात करूँ नागालैंड की तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है हॉर्नबिल। और एक त्यौहार और है नागालैंड में, वो है मोआत्सु त्यौहार, ये भी आपको याद रखना है, मोआत्सु त्यौहार। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बार और याद रखिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न के चारों ऑप्शन की व्याख्या मिलती है, इसलिए इसे छोड़कर कहीं मत जाइए। आगे आपका मॉडल पेपर भी आपका पूरा शेड्यूल जारी है, जो कि आपका टाइम पर मॉडल पेपर भी हो रहा है और स्टैटिक जीके की क्लास भी हो रही है, इसलिए कहीं पर छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि यहाँ से 100% फंसने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। मैटूर बांध के बारे में बताइएगा, किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है आपका कावेरी नदी, बी ऑप्शन है आपका कृष्णा नदी, सी ऑप्शन है आपका पेन्नार नदी और डी ऑप्शन है आपका गोदावरी। तो मैटूर बांध किस नदी पर है, आप सभी बताइएगा। अगर मैं बात करूं पेन्नार परियोजना की, तो पेन्नार परियोजना जो है वो किस पर है, तो वो है आपकी कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर पेन्नार परियोजना है। अगर मैं बात करूं गोदावरी की, तो गोदावरी पर कौन सी है, तो गोदावरी पर जायकवाड़ी है, जो कई बार मैं बता चुका हूं। जायकवाड़ी परियोजना। अगर मैं बात करूं किसकी, मैटूर की, तो मैटूर बांध किस पर है, तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर। इस पर एक बांध और है, वो है आपका शिव समुद्रम, ये भी आपको याद रखना है। शिव समुद्रम परियोजना ये भी कावेरी नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखित है, तो ए ऑप्शन है आपका एग्जाम वॉरियर, बी ऑप्शन है आपका ज्योतिपुंज और सी ऑप्शन है आपका सामाजिक समरसता, डी ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो आप सभी बताइएगा। एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक है ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, एग्ज़ाम वॉरियर, इसलिए याद रखिएगा। और जो माननीय मोदी द्वारा लिखित पुस्तक हैं वो हैं इनमें से सभी। सभी पुस्तकें ये तीनों एग्जाम वॉरियर, ज्योतिपुंज और सामाजिक समरसता, तीनों पुस्तक माननीय मोदी जी ने लिखी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस वर्ष हुआ, वो आप सभी बताएं। ए ऑप्शन है आपका 1937, बी ऑप्शन है आपका 1949, सी ऑप्शन है आपका 1945, डी ऑप्शन है आपका 1951। अगर बात आरबीआई की करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ये भी आप याद रखिए। और जो इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो इस समय क्या है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1937 में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के गवर्नर, वो आपको याद रखना है, जो कि कौन है, इतिहासकार शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। मैंने इन्हें इतिहासकार क्यों कहा, क्योंकि इनके पास इतिहास की डिग्री है और ये आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई के गवर्नर होने का मतलब ये है कि आपके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री होनी चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। ये इतिहासकार हैं। और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, यहाँ से याद रखिए। अगर मैं आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करता हूँ तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1949 में, यहाँ से याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 7 जून, बी ऑप्शन है आपका 16 अक्टूबर, सी ऑप्शन है आपका 11 जुलाई और डी ऑप्शन है आपका 19 नवंबर। बताइएगा आप सभी, तब तक मैं बताता हूँ। जो 19 नवंबर है, 19 नवंबर को मनाया जाता है आपका शौचालय दिवस। ये भी याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शौचालय दिवस। अगर 11 जुलाई की बात करूं तो यहाँ क्या मनाया जाता है, यहाँ मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस। अगर मैं बात करूं 16 अक्टूबर की, तो बताइएगा आप सभी 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका विश्व खाद्य दिवस। खाद्य दिवस, ये याद रखिए। और यहाँ पे क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में पूछा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसे इम्पोर्टेंट रखिए क्योंकि ये सुरक्षा पूछा गया है, तो सुरक्षा हो गई जून में
और विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो खाद्य दिवस मनाया जाएगा आपका 16 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी निश्चित तौर पर एग्जाम में, अगर इनसे जुड़ा कोई क्वेश्चन आ गया या यही क्वेश्चन आ गया तो खाद्य सुरक्षा तो है जून में और खाद्य दिवस खाली पूछे तो 16 अक्टूबर को। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की स्थापना हुई थी। FAO की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय रोम में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी है आपसे। ए ऑप्शन है आपका 1906, बी ऑप्शन है आपका 1907, सी ऑप्शन है आपका 1909 और डी ऑप्शन है आपका 1904। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको बतानी है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना की थी आगा खां और सलीम उल्लाह ने। आगा खां और सलीम उल्लाह, ये याद रखिए आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में, जो कि वर्तमान बांग्लादेश है। पहले ये बांग्लादेश नहीं था, ये भारत का ही हिस्सा था। ढाका बंगाल का हिस्सा था। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने की? आगा खां और सलीम उल्लाह ने। ये किस वर्ष में की? तो सर ये की है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ देशों के समूहों में कुल कितने देश हैं? तो कॉमनवेल्थ जो देशों का समूह है उसमें आपको सभी देश बताने हैं। तो जो कॉमनवेल्थ देशों का समूह है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। और अगर मैं बात करूं इन देशों के समूह की तो पहले इसमें कितने देश थे? तो पहले इसमें थे 54 देश। अब कितने हो गए हैं? तो अब हो गए हैं सर 56 देश। कॉमनवेल्थ देशों का जो समूह है अब उसमें 56 देश हो गए हैं। पहले कितने थे? 54। तो 2 नए देश जोड़े गए। 2 नए देश कब जोड़े गए? तो ये 2022 में जोड़े गए हैं। और 2 नए देश कौन से हैं? तो एक है आपका गैबोन और दूसरा है टोंगो। ये 2 नए देश जोड़े गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ देशों के समूह में हाल ही में कौन से 2 नए देश जोड़े गए हैं। तो आपको चारों ऑप्शन में 2-2 ये दे देगा, गैबोन और टोंगो, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़िएगा कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछा गया है, ये तो संगठन दे दिए गए हैं, संगठन और उनकी प्रमुख अध्यक्ष दे दिए गए हैं। एक तो संगठन और ये अध्यक्ष। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा आप सभी बताइएगा। इसमें ए ऑप्शन है आपका IMF, जिसकी अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। बी ऑप्शन में आपका विश्व बैंक, जिसकी अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। सी ऑप्शन है आपका संयुक्त राष्ट्र, जिसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। और डी ऑप्शन है आपका WTO, जिसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। बाकी 3 सही होंगे और 1 सही नहीं होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ IMF की, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बिल्कुल सही है। विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो डेविड मालपास सही है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस बिल्कुल सही है। अगर WTO की बात करें तो ये सही नहीं है। WTO की अध्यक्ष कौन है? तो ये है नागोजी ओकोंजो इवेला। ये याद रखना है आपको, ये अफ्रीकी मूल की हैं, जो कि WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है, नागोजी ओकोंजो इवेला, जो कि प्रथम अफ्रीकी मूल की हैं और प्रथम अश्वेत महिला भी हैं। और WTO की प्रथम महिला भी अध्यक्ष बनी है, नागोजी ओकोंजो इवेला। ये याद रखिए। अब्दुल्ला शाहिद की अगर बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय स्थित है। SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका संघाई, बी ऑप्शन है आपका बीजिंग, सी ऑप्शन है आपका मनीला, डी ऑप्शन है आपका काठमांडू। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी देता हूँ जो कि मैंने पिछली भी वीडियो में दिए हैं, जिसका आंसर आपने किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं किसी को होमवर्क के लिए आपको ये प्रश्न देता हूँ तो आप उसका आंसर ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे आपकी बोलने की झिझक कम होगी और जिससे आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ही सीखने को मिलेगा। इसमें हमें सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ तो आप उसका सर्च करेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे दोबारा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको उतना ही अच्छा याद होगा। तो इसलिए शर्माइए नहीं कि अगर हम आंसर देंगे तो सभी देखेंगे। अरे देखने दो, जब देखेंगे तभी तो आपको लोग जानेंगे कि हाँ इसने सही आंसर दिया या गलत आंसर दिया है। अगर गलत आंसर भी आपको आता है वो भी दीजिए, क्योंकि मैं आपको सही बताऊँगा। जब आप गलत देते हैं तो सही बताने के चांस ज़्यादा होते हैं, और सही जो बताएगा तो आपको, जैसे आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ और गलत क्वेश्चन का आपको फिर बाद में सही आंसर पता लगा तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होता है। इसलिए आंसर देने का प्रयास किया करें निश्चित तौर पर। इसका आंसर बताइएगा, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर मैं बात करूं शंघाई सहयोग संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ये याद रखिएगा। और इसके अगर सदस्य देशों की संख्या बताएं तो सदस्य देश इसके कितने हैं, 8 देश इसके सदस्य हैं। और शंघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो है आपका बीजिंग में, ये याद रखिए, बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है आपका जेनेवा, सी ऑप्शन है आपका द हेग और डी ऑप्शन है आपका वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, अगर मैं वाशिंगटन की बात करूं तो वाशिंगटन में किसका मुख्यालय है, तो ये है विश्व बैंक का मुख्यालय। ये भी आप याद रखिए। यहाँ से आपके जितने भी बैंक मुख्यालय और या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग उनके अध्यक्ष मुख्यालय, सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। इतने ही आपको इम्पोर्टेंट हैं, यही आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। इसलिए ये वीडियो बिल्कुल मिस ना कीजिए और अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो वाशिंगटन डीसी की बात करें तो विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है। द हेग की बात करें तो यहाँ क्या है, यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये भी आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अगर मैं बात करूं जिनेवा की, तो जिनेवा में क्या है बताइए आप सभी। तो जिनेवा में आपका WHO और ILO का मुख्यालय। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र की मुख्यालय की, तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्र शासित राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा की बात की गई है। यहाँ से आपके जो केंद्र राज्य सरकार के जो केंद्र और राज्य दिए गए हैं आपके सिलेबस में, उससे ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मलयालम भाषा किस में बोली जाती है। ए ऑप्शन है आपका अंडमान निकोबार में, बी ऑप्शन है आपका पुडुचेरी में, सी ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप में, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसकी बात बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होगा। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है बताइए आप सभी। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में इसी वीडियो में बताया है कि इसमें क्या क्या है। अंडमान निकोबार की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, सैडल पीक, जो मैं बता चुका हूँ अभी। और यहाँ क्या है, एक सेल्यूलर जेल है और इसे एमराल्ड द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम इसका और है, वो है आपका मरकत द्वीप। मरकत द्वीप, इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के इसमें 2 ज्वालामुखी पर्वत हैं, वो कि है बैरन द्वीप, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
बैरन द्वीप जो कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। अगर मैं बात करूं मलयालम भाषा की तो ये बोली जाती है आपके लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के साथ ही किस राज्य में बोली जाती है, तो ये केरल राज्य में भी मलयालम भाषा बोली जाती है, यहाँ से याद रखिए। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसका आकार कैसा है लक्षद्वीप का, तो ये घोड़े की नाल जैसे आकार का है, ये भी आप याद रखिए, घोड़े की नाल जैसे आकार का, याद रखिए। और ये क्या है, एक कोरल द्वीप है जो कि मूंगा द्वीप इसे कहते हैं। ये कोरल द्वीप है जो कि किससे बना है, ये प्रवाल भित्तियों से बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या है बताइएगा आप सभी, कि गोमती नदी के तट पर स्थित शहरों में कौन सा सही नहीं है। फिर से आपसे सही नहीं है का पूछा गया है, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो जैसे गोमती नदी आया, उन्होंने केवल गोमती नदी का तट देखा और आंसर लगा दिया लखनऊ, और क्वेश्चन में गोला भर दिया और चले आए, जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। और बाद में कहते हैं कि अरे मैं तो सही करके आया हूँ, एग्जाम हॉल के बाहर निकलेंगे जब आंसर की मिलाएंगे, अरे ये गलत हो गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ये काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही सरल क्वेश्चन गलत होते हैं आपके, और बाद में आपको पछताना पड़ता है, जिसमें आपके नंबर कट जाते हैं और आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोमती नदी के तट पर स्थित देशों में, स्थित शहरों में, तो आपका लखनऊ भी गोमती नदी के तट पर स्थित शहर है। और दूसरा है आपका सुल्तानपुर, ये भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। और तीसरा है आपका जौनपुर, ये भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। बरेली जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बरेली किस नदी के तट पर स्थित है, तो बरेली जो है आपका वो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से याद रखिएगा। अगर बात करूँ गोमती नदी की, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पीलीभीत ज़िले से निकलती है, ये भी याद रखना, पीलीभीत ज़िले से निकलती है उत्तर प्रदेश के। और किस जगह से निकलती है, तो फुलहर झील, याद रखिए, फुलहर झील जो कि पीलीभीत ज़िले में पड़ती है, वहाँ से गोमती नदी निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो एशिया की पहली है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, भूमिगत, जो कि ज़मीन के अंदर है। तो ए ऑप्शन है आपका सतलज नदी पर, बी ऑप्शन है आपका यांगसी क्यांग नदी पर, सी ऑप्शन है आपका सिंधु नदी पर, डी ऑप्शन है आपका मेकांग नदी पर। तो यांगसी क्यांग नदी की बात करें तो ये क्या है, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी। यहाँ से भी आपको याद रखना है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर मैं बात करूँ एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना की, तो ये सतलज नदी पर बनी है, जो कि कहाँ पर है, ये भारत में किन्नौर ज़िले में है। और किन्नौर ज़िला कहाँ पर है, तो ये है सर हिमाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर कहाँ पर है, किन्नौर ज़िले में, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से आपसे नहीं का पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए लिए हैं और ये क्वेश्चन बड़े भी होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है, इसलिए ज़्यादा से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। और आगे क्वेश्चन और भी ऐसे हैं, इसलिए आप ज़रूर पढ़िए, अंत तक बने रहिए और इम्पोर्टेंट मार्क करके रखिए और इन्हें स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए, क्योंकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। जिससे अभी तो आपने वीडियो देख ली, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। ए ऑप्शन है आपका कलमकारी, आंध्र प्रदेश। कलमकारी क्या है, ये चित्रकलाएं दी गई हैं, चित्रकला। और ये क्या है, ये आपके राज्य हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, और जो संबंधित नहीं है उसे मार्क करना है। तो ए ऑप्शन क्या है, कलमकारी,
आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। कलमकाली चित्रकला कहाँ की है? वो है आपकी आंध्र प्रदेश की। बी ऑप्शन है आपका थांगका चित्रकला, इसमें दे रखा है सिक्किम, तो क्या थांगका सिक्किम की है? बताइए आप सभी। बिल्कुल सही है सर, थांगका चित्रकला सिक्किम की है। सी ऑप्शन है आपका पट्टा चित्र, तो पट्टा चित्र कहाँ का है? उड़ीसा का, बिल्कुल सही है, पट्टा चित्र उड़ीसा का है। अगर बात करें मधुबनी की, महाराष्ट्र, तो मधुबनी बिहार, महाराष्ट्र की नहीं, कहाँ की है? बिहार की, ये याद रखना है। और महाराष्ट्र की कौन सी है? तो महाराष्ट्र की जो चित्रकला है वो वर्ली चित्रकला है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? एक तो महाराष्ट्र का होगा वर्ली, एक मधुबनी बिहार 2, 3 और 4 और 5, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसलिए आप ज़रूर देखिए अंत तक, और हमारे जितने भी पार्ट आते हैं स्टैटिक जीके के वो सभी देखिए, और मॉडल पेपर भी जरूर करके जाइए, क्योंकि आपको यहाँ से 50 नंबर की तैयारी जो मैं करा रहा हूँ उसमें निश्चित तौर पर अगर आपने सारे की सारी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर और उसकी मॉडल पेपर की तैयारी कर ली तो आपके निश्चित 40 से 45 नंबर आएंगे। इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि आपकी ये तो हो गई खेल, जो कि खेल और ट्रॉफी आपको दे रखी हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है खेल और ट्रॉफी से, यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन। और इस तरफ दे रखी हैं आपकी खेल से संबंधित ट्रॉफियाँ, ये भी आप याद रखनी है ट्रॉफी। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें ए ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से संबंधित क्या है? थॉमस कप और उबेर कप, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। थॉमस कप इस बार किसने जीता? तो आपके भारत ने जीता है। भारत ने किसे हराकर जीता है? तो ये इंडोनेशिया को हराकर जीता है, याद रखिएगा। अगला बी ऑप्शन है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित क्या है? तो रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, बिल्कुल सही है। रणजी ट्रॉफी और देवघर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से क्या है? कलिंग कप और दूसरा है डेविस कप। क्या ये सही है? बताइएगा आप सभी। अगला है आपका हॉकी। हॉकी से संबंधित क्या है? कि आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी। तो हॉकी से ये तो सही है, आगा खां कप और ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? आपकी हॉकी से। अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, तो ये जो फुटबॉल है, फुटबॉल से ये कलिंग कप तो सही है, कलिंग कप हमारा फुटबॉल से संबंधित है। ये पिछली बार ही जो UPSSC कोई परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कलिंग कप किससे है। अभी तक किसी मास्टर ने नहीं पढ़ाया, अभी तक यूट्यूब पे मैंने देखा है, तो कलिंग कप इम्पोर्टेंट है। और ये डेविस कप की अगर बात करें तो ये किससे है? ये आपका टेनिस से संबंधित है, टेनिस से, याद रखिएगा। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। और फुटबॉल से एक कप है आपका जो संबंधित है, वो है आपका यूरो कप। यूरो कप आप याद रखिए, जो फुटबॉल से संबंधित है। और डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन फुटबॉल, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उद्यानों वाला पहला मकबरा है। तो भारत में उद्यानों वाला पहला मकबरा किसका है? तो ए ऑप्शन है आपका शेर शाह, बी ऑप्शन है आपका हुमायूं, सी ऑप्शन है आपका जहांगीर और डी ऑप्शन है आपका औरंगजेब। तो उद्यानों वाला मकबरा बताना है आप सभी को। अगर मैं बात करूं औरंगजेब की, तो जहांगीर की, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। तो इसका तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या पूछा गया है? भारत में। तो इसका मकबरा तो लाहौर में है, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं बात करता हूँ शेर शाह का, तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये है आपका सासाराम में। और सासाराम कहाँ पर है? ये आपका बिहार में है। और इसका जो मकबरा है वो झीलों के मध्य स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, झीलों के मध्य। और भारत में अगर उद्यानों वाले मकबरे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं का मकबरा, बी ऑप्शन आपका सही है। और जो हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपके हाजी बेगम ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा
बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे उच्च कोटि का लोहा है, तो सबसे उच्च कोटि का लोहा कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका हेमेटाइट, बी ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सी ऑप्शन है आपका लिमोनाइट और डी ऑप्शन है आपका सिडेराइट। तो सबसे उच्च कोटि का लोहा बताना है आप सभी को। तो मैं बात करता हूँ अगर लोहा की, तो लोहा के कितने प्रकार होते हैं? तो लोहा के 4 प्रकार होते हैं, ये भी याद रखना है। और 4 प्रकारों में सबसे उच्च कोटि का कौन सा होता है? तो ये होता है आपका मैग्नेटाइट। सबसे प्रथम यानी सबसे उच्च कोटि का होता है, पहले नंबर पर ये आएगा मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पे आएगा आपका हेमेटाइट, तीसरे नंबर पे आएगा आपका लिमोनाइट और चौथे नंबर पर आएगा आपका सिडेराइट। यहाँ से इनका क्रम भी याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 प्रकार हैं लोहे के। सबसे उत्तम प्रकार का मैग्नेटाइट और सबसे घटिया क्वालिटी का सिडेराइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? रेड क्रॉस एक संस्था है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई ये पूछा है आपको। जो रेड क्रॉस है इसे बारे में एक क्वेश्चन याद रखना है, इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये याद रखना, 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि युद्ध में घायल जो जनता होती है, जो सैनिक होते हैं, उनकी मदद करती है और उन्हें खाना पानी और उनके ट्रीटमेंट की दवाई की व्यवस्था करती है। इसे याद रखना। जो रेड क्रॉस की स्थापना पूछी गई है वो हुई थी आपकी 1863। बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखिए। अगर मैं बात करता हूँ रेड क्रॉस की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये है जेनेवा में, ये भी याद रखिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। और एक चीज़ और याद रखनी है रेड क्रॉस से, तो रेड क्रॉस जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो जो रेड क्रॉस दिवस होता है वो 8 मई को मनाया जाता है, यहाँ से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बताइएगा आप सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से सही सुमेलित है। फिर से सही सुमेलित वाला प्रश्न है, जहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है एक पूरे टॉपिक की। तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका मीनाक्षी मंदिर मदुरै। मदुरै कहाँ पर है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। बी ऑप्शन है आपका अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया। सी ऑप्शन है आपका विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी। और डी ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब मैं बात करता हूँ मीनाक्षी मंदिर की, तो ये देवी पार्वती को समर्पित है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ अंकोर वाट के मंदिर की, तो ये किसे समर्पित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ विरूपाक्ष मंदिर की, तो ये भगवान शिव को समर्पित है, ये याद रखिए। और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है तो ये किसने बनवाया था? तो ये चोल राजाओं ने बनवाया था, चोल शासकों ने, याद रखना। अगर मैं बात करूं विरूपाक्ष मंदिर की, तो विरूपाक्ष मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनवाया था देवराय द्वितीय ने, देवराय द्वितीय ने। और जो अंकोर वाट का मंदिर है, जो चोल शासक कौन था? जो ये था आपका सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन द्वितीय, याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि पूछा जाता है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा, इसलिए याद रखिए, इम्पोर्टेंट हैं। कोई ना कोई प्रश्न अगर ईश्वर ने चाहा तो जरूर मिलेगा आपको यहाँ से। अगला प्रश्न है हमारा कि G7 में कितने देश सदस्य हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है G7, तो इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो वो है 7। G7 क्या है? दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था, 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ये आपको याद रखना है। जो दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उन देशों का समूह ही है G7।
तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर 7 देश इसमें सम्मिलित हैं। इसके बारे में आपको क्या और याद रखना है, जो G7 है, तो G7 का जो अभी हाल ही में 2022 में जो सम्मेलन हुआ है, वो कौन सा सम्मेलन हुआ है, 48वां सम्मेलन। और ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है सर जर्मनी में, ये याद रखना है। और भारत इसका सदस्य नहीं है, और जो भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2022 में भारत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। भारत मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट था, आपको याद रखना है, इनवाइट था। और भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया, तो माननीय मोदी जी ने, मोदी जी ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया, यहाँ से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है वो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन है आपका सिंथिया रोजनबेक, सी ऑप्शन है आपका मलाला यूसुफजई, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। अगर मैं बात करता हूँ मैडम क्यूरी की, तो इन्हें 2 बार नोबेल मिला है, और दोनों बार अलग अलग विषय में, अलग अलग विषय में। एक बार इन्हें मिला है भौतिक विज्ञान में, और एक बार मिला है इन्हें रसायन विज्ञान में। अगर मैं सिंथिया रोजनबेक की बात करूं, तो इन्हें क्या मिला है, इन्हें मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार कब का, 2022 का। करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा, आएगा 100%। और अगर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला का नाम बताएं, तो ये है मलाला यूसुफजई। इन्हें किस उम्र में मिला था, तो ये 17 वर्ष की उम्र में मिला था। कहाँ की हैं, ये पाकिस्तान की हैं, ये भी याद रखना है आपको। और इन्हें कब मिला था, तो इन्हें मिला था 2014 में नोबेल पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। 2014 में इनके साथ ही किसे और दिया गया था, तो भारत के कैलाश सत्यार्थी को, ये भी आपको याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी को इन्हीं के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 2014 में मिला था। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो मोपला विद्रोह बताना है आप सभी को। अगर मैं बात करूं मोपला विद्रोह की, तो इसका जो मोपला विद्रोह हुआ था, वो हुआ था आपका सन 1921 में या 22 में। कभी कभी आपको 19, 21, 22 दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर 21, 22 दोनों अलग अलग ऑप्शन दे रखे हों, तो 1921 सही लगाना है। अगर ऐसे दे रखे हों 1921, 22, 22, 23 ऐसे दे रखे हों, तो 1921, 22 आपको लगाना है। किस क्षेत्र में ये हुआ था, तो ये हुआ था आपका मालाबार क्षेत्र में। और मालाबार क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका केरल, यहाँ से याद रखिएगा। कलिंग क्षेत्र की बात करें, तो ये उड़ीसा के क्षेत्र को कहते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ कि जो कलिंग था उसे उड़ीसा वाले क्षेत्र को कहते हैं कलिंग। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली, ये भी आपको याद रखना है, जब अशोक ने आक्रमण किया था। कोरोमंडल क्षेत्र की बात करें, तो ये तमिलनाडु के तट को कहते हैं, तमिलनाडु के तट को, जो कि ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है। यहाँ से भी याद रखना है, वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण याद रखना। कोंकण क्षेत्र की बात करें, तो ये कहाँ का क्षेत्र है, ये गोवा का क्षेत्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों में कौन सही नहीं है। फिर से आपसे पूछा गया है क्या सही नहीं है, तो किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आपसे पूछा है उसके बारे में। तो ए ऑप्शन में आपके है क्रिकेट 11 खिलाड़ी, जी बिल्कुल सही है, होते हैं 11 खिलाड़ी। आगे बात करें वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी दे रखे हैं, बिल्कुल होते हैं। खो खो की बात करें, तो खो खो में कितने खिलाड़ी दे रखे हैं, 12 खिलाड़ी, जी सर बिल्कुल होते हैं 12 खिलाड़ी। अगर यहीं से मैं बात करूं खो खो की, तो खो खो की एक टीम में 12 खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछे कितने मैदान में कितने खेलते हैं, तो मैदान में खेलते हैं सिर्फ 9 खिलाड़ी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होगी। खो खो का जो खेल है उसमें एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, और जब मैदान पर वो टीम उतरती है
तो उस मैदान में सिर्फ 9 खिलाड़ी होते हैं। जो 3 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं वो बैठे रहते हैं। जैसे इनमें से कोई अगर चोटिल हुआ या किसी के बाद बदले में आना है तो वो आ जाता है, इन्हीं 3 खिलाड़ियों में से लिया जाता है। अगर बात करें बास्केटबॉल की तो बास्केटबॉल में कितने दे रखे हैं? 7। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में होते हैं आपके 5 खिलाड़ी, ये भी आपको याद रखना है। और 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं आपके कबड्डी में। कबड्डी के खेल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? ए ऑप्शन है आपका 1930, बी ऑप्शन है आपका 1928, सी ऑप्शन है आपका 1932, डी ऑप्शन है आपका 1924। तो ओलंपिक खेलों में भारत ने अपना स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था 1928 में, जो कि आप भारत का पहला स्वर्ण पदक था। और ये किस खेल में जीता था? तो ये जीता था भारत ने अपना हॉकी खेल में पहला स्वर्ण पदक। अगर यहीं पे पूछा गया है भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक, अगर भारत में पूछे कि स्वतंत्रता के बाद पहला, तो कब जीता था? तो वो भी बताना है आपको, स्वतंत्रता के बाद। मतलब आज़ाद भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो ये जीता था सन 1948 में। ये भी आपको याद रखना है, सन 1948 में। और जो ये बात करूं 1928 की, तो ये ओलंपिक हुए कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे एम्स्टर्डम में। ये भी आपको याद रखना है, एम्स्टर्डम में। जो कि एम्स्टर्डम क्या है? तो ये नीदरलैंड की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है आपको कि नील नदी का उद्गम स्थल है। तो नील नदी का उद्गम स्थल पूछा है। ए ऑप्शन है आपका विक्टोरिया झील, बी ऑप्शन है आपका मिशिगन झील, सी ऑप्शन है आपका कैस्पियन सागर झील, डी ऑप्शन है आपका बैकाल झील। अगर मैं बैकाल झील की बात करूं तो ये सबसे गहरी झील है। ये भी आपको याद रखनी है, सबसे गहरी झील। अगर कैस्पियन सागर की बात करूं तो ये सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील। और इसकी तटरेखा पर कितने देश स्थित हैं? 5 देश इसकी तटरेखा पर स्थित हैं। अगर मिशिगन झील की बात करें तो जो 5 झीलें हैं अमेरिका कनाडा की सीमा पे, तो 5 झीलों में एकमात्र झील जो अमेरिका में स्थित है वो मिशिगन झील है। और नील नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील, जो कि नील नदी का उद्गम है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान तो ये कहते हैं आपके मिस्र देश को, मिस्र देश को, ये याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। फिर से ये नहीं वाला पूछा गया है और यहाँ से आपको बताना है। यहाँ से क्या पूछा गया है? यहाँ आपके दिए गए हैं देश, और ये क्या दिए गए हैं? राजधानी। देश और राजधानी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। मैं कई राजधानी पहले भी मॉडल पेपर में करा चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे और थोड़ी राजधानियों की ज़रूरत थी जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका हंगरी, और हंगरी की राजधानी इसमें लिखी है बुडापेस्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अगर बात करें बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्जेविक, बिल्कुल सही है। आइसलैंड की राजधानी रिक्जेविक में ही स्थित है। सी ऑप्शन है आपका बारबाडोस, उसकी राजधानी क्या दे रखी है? ब्रिज टाउन, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है आपका आयरलैंड, जिसकी राजधानी दे रखी है क्या? खार्तूम, बिल्कुल गलत है। खार्तूम किसकी राजधानी है? तो ये है आपकी सूडान की, सूडान की राजधानी याद रखिएगा। और आयरलैंड की राजधानी की बात करें तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है आपकी डबलिन, ये भी आपको याद रखना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और सूडान की राजधानी खार्तूम। और इस खार्तूम में ही नील नदी मिलती है। जो नील नदी है वो एक श्वेत नील नदी और एक ब्लू नील नदी, दोनों ही मिलती हैं कहाँ? सूडान की राजधानी खार्तूम में, ये याद रखिएगा। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो नील नदी
कहाँ पर मिलकर नील नदी बनती है? पहले तो एक आती है यहाँ से श्वेत नील नदी, यहाँ से आती है ब्लू नील नदी, तो दोनों मिल जाती हैं सूडान, जो कि खार्तूम में, सूडान की राजधानी खार्तूम में, वहाँ से बन जाती है ये नील नदी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिर से दिया रखा है कि सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित पूछा गया है। यहाँ दे रखे हैं क्या? कंपनी, कंपनी, और यहाँ दे रखे हैं क्या? ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिए, ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है आपको। तो इसमें दे रखा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा, बिल्कुल सही है। शेफाली वर्मा भी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी हैं, जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, भारत में खेलने वाली सबसे कम उम्र की, ये भी आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर दे रखा है मैरी कॉम, बिल्कुल सही है, मैरी कॉम है। ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, बिल्कुल सही है। ओडीओपी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे और आपको ज़रूरत है कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो मैं बात करता हूँ यूनिसेफ की। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर कौन है, वो आपको बताना है। गुडविल एम्बेसडर, तो ये हैं आपकी सर प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर है, ये याद रखना है आपको। अगर मैं बात करूं डिश टीवी की, डिश टीवी की, तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं आपके ऋषभ पंत, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत एक ब्रांड एम्बेसडर और हैं, वो हैं आपके उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ से आपको याद रखना है। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा और डिश टीवी और उत्तराखंड राज्य के ऋषभ पंत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि लोसार महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? यहाँ ए ऑप्शन है आपका सिक्किम, बी ऑप्शन है आपका लद्दाख, सी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ से आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है, एक तो ये लोसार है और एक क्या है, एक है लोसांग। एक क्या है? लोसांग। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सिक्किम में, ये याद रखिएगा। लोसांग त्यौहार है या लोसांग महोत्सव, ये सिक्किम में मनाया जाता है। और ये क्या है? लोसार महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में, याद रखिए। और लद्दाख में एक महोत्सव और मनाया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका स्पुतिक गस्टर महोत्सव, ये भी आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही 2022 में मनाया गया है, स्पुतिक गस्टर महोत्सव, ये भी याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं लोसांग की, तो सिक्किम में। अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ मनाया जाता है सांगकेन महोत्सव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मैंने कल बताया था तोरग्या महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ क्या मनाया जाता है? यहाँ मनाया जाता है कंचौथ महोत्सव, ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में कंचौथ महोत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में कौन सा हो गया? लोसांग महोत्सव। और लोसार की बात करें तो ये कहाँ हो गया? लद्दाख में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए याद रखिएगा कि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन और हैं, बने रहिए, 2 या 3 क्वेश्चन और हैं अंत तक ज़रूर, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यहाँ से ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। ये कहीं से घुमा फिरा के नहीं पूछे जाएंगे, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका वैश्विक शांति सूचकांक, ये दिया रखा है सूचकांक, और ये दे रखा है क्या? भारत की रैंक। भारत की रैंक दे रखी है कि जो भारत का रैंक है
वैश्विक शांति सूचकांक में वो कौन सी है, 135वीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और 2021-22 के ही हैं। जो 21 में था या जो 2022 में जो अभी अपडेट होकर आ गया है 2022 में वो है, और जो अभी अपडेट होकर नहीं आया है जो 2021 का है वो भी है। क्योंकि जो अब अपडेट अभी तक नहीं आया तो वो अभी तक जो अब 1 या 2 दिन में आएगा तो वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि पेपर तो बन गया होगा। तो यही आपको याद रखनी है, क्योंकि चुनिंदा चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं। किताब में तो बहुत सारे रैंक दे रखी हैं, जैसे 20 से 25, वो आपको सभी याद नहीं करनी है। जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैं बता रहा हूँ वही याद करनी है, और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, वही आ जाएंगी। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो भारत है इसमें 135वें स्थान पर, ये आपको याद रखना है। और शांति में अगर पहले स्थान की बात करूं, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट है आइसलैंड, ये भी याद रखना है आपको, आइसलैंड। आपको केवल प्रथम स्थान किसका है वो याद रखना है, और भारत का स्थान क्या है वो याद रखना है। अगर बात करूं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 50वां स्थान। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का 50वां है। और यहाँ मैं बात करूँ प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रेस स्वतंत्रता में प्रथम स्थान है नॉर्वे का, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करूँ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की, तो भारत का स्थान क्या है, 120वां। और सतत विकास में प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, तो ये है फिनलैंड का। फिनलैंड यहाँ से याद रखिएगा। आपके लिए यहाँ से मैं कुछ और चीज़ें लेकर आया हूँ इसी के बारे में, वो ये हैं कि आपको इतनी चीज़ें और याद रखनी हैं, ये आपको और याद रखनी है, क्योंकि ये कुछ वो 3 आगे और ये इतनी ही आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो 100% ये सीधा ही यहाँ से पूछा जाएगा, या आपसे भारत की रैंक पूछी जाएगी या प्रथम स्थान पर कौन है वो पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ हेनले पासपोर्ट की, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 87वां स्थान है भारत का। पहले कौन सा था, तो पहले था इनका 83वां स्थान, 4 स्थान भारत गिरकर आ गया है। अगर मैं हेनले पासपोर्ट की प्रथम स्थान की बात करूं, फर्स्ट कौन है, तो वो है आपका जापान, ये भी याद रखना है। अगर मैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करूं तो भारत का स्थान क्या है, 180, और प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है पर्यावरण सूचकांक में, तो वो है आपका डेनमार्क, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ये 46वां, और लोकतंत्र में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ये है आपका नॉर्वे, ये भी आपको याद रखना है, नॉर्वे। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, ये जो रिपोर्ट है अभी की करंट की रिपोर्ट है, 2022 में आई है, तो इसमें भारत का स्थान क्या है, 135वां। अगर जेंडर गैप की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो जेंडर गैप में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, आइसलैंड आपको याद रखना है। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो इसमें भारत का स्थान है 131वां, और मानव विकास में प्रथम स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे आपको याद रखना है। अगर बात करें अगले की कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 87वीं, और ऊर्जा संक्रमण में प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है स्वीडन, ये भी आपको याद रखना है, स्वीडन। अगर बात करें अगले की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 43वां है, और प्रथम स्थान की अगर बात करें तो प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान आपका अमेरिका का है। अगर वैश्विक खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान क्या है, 136वां, और प्रथम स्थान पर कौन है खुशहाली में, तो वो है आपका फिनलैंड, फिनलैंड आपको याद रखना है। बस इतने ही जितने मैंने ये बताए हैं रैंक इंडेक्स, इतने ही इंडेक्स आप याद कर लिए, इसमें का भारत का स्थान और प्रथम स्थान कौन सा है, तो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अगले चलते हैं, अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि कालेश्वर
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यहाँ सिंचाई होगा, सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका कावेरी, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है आपका कृष्णा, डी ऑप्शन है आपका महानदी। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी पर। इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज हमारे इतने ही प्रश्न थे। आप सभी का धन्यवाद जो आप अंत तक वीडियो में बने रहे, और ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के लिए आज की हमारी स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 3 थी, और अगली क्लास 4 नंबर की क्लास जो आएगी वो 2 दिन बाद आएगी, क्योंकि मैंने 2-2 दिन गैप करके रणनीति बनाई थी, जिससे आप भी अच्छे से पढ़ सकें और आपको याद हो सके, और हम भी अच्छे से अच्छे प्रश्न जो कि आपके लिए चुनिंदा एग्ज़ाम में फंसने के लिए हैं वो मैं ढूंढ के ला सकूं। तो आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम और आप दोनों लोग अगर मिलकर मेहनत करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ में होगी, और आपका पीईटी के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले मॉडल पेपर के साथ, जो कि जीके का मॉडल पेपर होगा, जिसमें 50 नंबर की तैयारी हम कराएंगे आपको, 50 में 45 की। उससे जुड़ना ना भूलिएगा, और अंत तक हमेशा कोई भी वीडियो आप हमारी देखें अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न अच्छा होता है। जितने भी मैं प्रश्न कराता हूँ वो काफ़ी अच्छी अच्छी किताबों से चुनकर ढूंढकर लाए जाते हैं, और अच्छे प्रश्न होते हैं, और उनकी व्याख्या भी ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन फंसते हैं। कभी कभी क्वेश्चन सीधा नहीं आता है तो व्याख्या से ही पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप अच्छी तरीके से नोट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।